Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start our another lecture on the topic of protozoa. And among these protozoa, now we are going to discuss a unique type of protozoa which are also called free living opportunist amoebas. Now, if we talk about these free living opportunist amoebas, they are often forgotten group of protozoan. यानी आम तौर पे इसको इग्नोर कर दिया जाता है, लोग इसको डिस्कस या इसको हाईलाइट नहीं किया जाता. The two major groups of these opportunistic amoeba are there, जिसमें निगेलेरिया है एंड अकेंथ amoeba है. इनफैक्ट ह्यूमंस एंड बोथ कैन कॉज फेटल एंसेफेलाइटिस, यानी दोनों जो है वो फेटल एंसेफेलाइटिस कॉज करते हैं, यानी ये कि ये जानलेवा साबित हो सकते हैं, यानी ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और फिर ये एंसेफेलाइटिस कॉज करते हैं और ये फेटल यानी जानलेवा भी साबित हो सकता है. तो ये इसकी सीवियरिटी है. बोथ टाइप of infections are rare, with less than 200 cases of Naegleria fowleri worldwide and approximately 100 to 200 cases of Acanthamoeba ulcerative keratitis per year. तो दुनिया भर में इसके जो केसेस हैं उनकी तादाद क्योंकि बहुत कम है. Naegleria fowleri इसका फुल नेम है. इसके दुनिया भर में ऑलमोस्ट 200 केसेस एनुअली उसके रिपोर्टेड होते हैं और एक्यांथेमोबा जो है वो उसके 100 से 200 केसेस. और ये अल्सरेटिव कैरेटाइटिस यानी जो कॉर्निया पर आई की कॉर्निया पे जो लेयर होती है कैरेटिन की, उसकी इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं. तो ये कैरेटाइटिस जो है अल्सरेटिव कैरेटाइटिस, दिस डिजीज इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द कॉन्टैक्ट लेंस यूजेस एंड द इन्फेक्शन इज कॉज बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्नियल ट्रॉमा एंड डर्टी कॉन्टैक्ट लेंसेज. तो ये जो है, ये जो कैरेटाइटिस है अल्सरेटिव कैरेटाइटिस, ये कॉन्टैक्ट लेंस के डर्टी होने की वजह से होती है. उसमें ये कि इसके एक्यांथेमोबा ग्रो कर जाता है और फिर वो कॉर्निया पे इन्फेक्शन करता है और कैरेटिन जो वहाँ प्रोटीन है उसमें इन्फ्लेमेशन करता है, जिसकी वजह से कॉर्निया में ज़ख़म हो जाते हैं, ट्रॉमा हो जाते हैं. और इसी वजह से ये रिकमेंड किया जाता है जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं कि वो अपने कॉन्टैक्ट लेंस की क्लीनिंग का ख्याल रखा करें और उसको क्लीन किया करें. एनीवे, ये जो बोथ हैं, निगलेरिया है या एक्यांथ अमीबा है, बोथ प्रोड्यूस रेजिस्टेंट सिस्ट, यानी इनकी जो सिस्ट होती है, डोरमेंट फॉर्म होती है, वो काफ़ी हद तक रेजिस्टेंट होती है और आसानी से किल नहीं हो सकती. एंड निगलेरिया ऑल्सो एग्जिबिट्स ए फ्लैजिलेट फॉर्म, यानी इसमें फ्लैजिला भी होता है निगलेरिया, जो इसको मूवमेंट में हेल्प यानी मोटिलिटी ऑर्गन के तौर पर काम करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है. बोथ एक्यांथेमोबा एंड निगलेरिया आर फ्री लिविंग इनहैबिटेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉइल. फ्रेश वाटर और सॉइल में ये हैबिटेट करते हैं यानी पाए जाते हैं. बट निगलेरिया फाउलरी विच इज़ ह्यूमन पैथोजन रिप्रोड्यूसेस फास्टर, और इसकी ग्रोथ फास्टर हो जाती है इन वार्म वाटर अप टू 46 डिग्री सेल्सियस, यानी हाई टेम्परेचर पे इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है. इसी वजह से ये जो जैसे स्विमिंग पूल का वाटर होता है वो हाई रिस्क प्लेस है कि वहाँ से निगलेरिया जो है वो बॉडी में एंटर हो जाए, और ख़ास तौर से ये ऑल्फैक्टरी कैनाल से यानी जो नाक की नाली है उससे ये एंटर हो सकता है. अच्छा, अब ये जो वाटर होता है उसमें अगर ये निगलेरिया है तो उसको कैसे किल करें? ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बाय क्लोरीनेशन, यानी क्लोरीनेशन के ज़रिए, और ओजोनोलिसिस यानी ओजोन गैस पास करके हम इनको किल कर सकते हैं. लेकिन डज नॉट एंटायरली एलिमिनेट द सिस्ट, क्योंकि हमने सिस्ट की बात की कि वो रेजिस्टेंट होती है. लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो किल हो जाएगा. बोथ एमीबा हैव बीन आइसोलेटेड एंड बोथ एमीबा ऑल्सो हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द एयर कंडीशनिंग यूनिट्स. एयर कंडीशनिंग यूनिट्स में भी इनको देखा गया है और उसके में भी क्योंकि वाटर और मॉइस्चर होता है तो वहाँ पर भी ये ग्रो करते हैं. तो ये जो है वो इस तरह से जो है वो इन तमाम जगहों पर मौजूद होते हैं. तो वो भी एक प्लेस है, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स, जहाँ से ये स्प्रेड कर सकते हैं. इसके बाद अगर हम इस पे और बात करें निगलेरिया फाउलरी पे, इज़ ए कॉजिटिव एजेंट ऑफ प्राइमरी एमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, यानी बेसिक एमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस करता है, यानी इसका मेन इन्फेक्शन ही ब्रेन में होता है. एंड दिस इज़ ए रैपिडली फेटल डिजीज़, और तेज़ी से फिर ये वर्स कंडीशन में चली जाती है और फिर जानलेवा भी साबित हो जाती है. दैट यूजुअली अफेक्ट्स चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट, यानी जो स्विमिंग पूल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. इन ऑल केसेस कॉन्टैक्ट विद एमीबाज अकर एज ए रिजल्ट ऑफ स्विमिंग इन इन्फेक्टेड फ्रेश वाटर, यानी ये इन्फेक्टेड फ्रेश वाटर से की वजह से स्विमिंग से वाटर से कांटेक्ट में आते हैं.
द ऑर्गेनिज्म एंटर द ब्रेन वाया द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट और ऑल्फैक्टरी कैनाल यानी जो नाक की नाली है उसके ज़रिए, एंड वंस आफ्टर एमीबा आर इनहेल्ड और स्प्लैश इनटू द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम यानी पानी के स्प्लैश में जो वो के ज़रिए वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम पर जाके अटैच हो जाते हैं ये निगेलेरिया फाउलरी के ऑर्गेनिज्म। द इंक्यूबेशन पीरियड रेंजेस फ्रॉम 2 to 15 days and depend both on the size of the inoculum and virulence of the strain। यानी ये ना इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है जिसमें साइन एंड सिम्टम्स नहीं आएंगी लेकिन ग्रोथ हो रही होगी इस एमीबा की यानी निगेलेरिया की, वो कम से कम 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन है। यानी जिसकी विरुलेंस कम होगी वो अप टू 15 डेज तक यानी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करने में, और जिसकी विरुलेंस ज़्यादा होगी वो जो है जल्द ही उसकी साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगी। और कितनी जल्द आ सकती हैं? इन 2 days यानी 48 आवर में इसकी साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा? द डिजीज़ अपीयर विद द सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर फ्रंटल हेडेक यानी हेड के जो फ्रंटल पार्ट है, फ्रंटल लोब है, वहाँ पे शदीद किस्म का हेडेक होगा, सर दर्द होगा, फीवर होगा, नौजिया होगा, वोमिटिंग होगा और स्टिफ नेक यानी नेक जो है गर्दन अकड़ जाएगी। सिम्टम्स डेवलप रैपिडली टू लेथार्जी, बहुत तेज़ी से ये सिम्टम्स डेवलप होंगी, लेथार्जी होगी, कन्फ्यूजन होगा, कोमा होगा फिर पेशेंट का, एंड इन ऑल केसेस टू डेट द पेशेंट डाइड विद इन 48 to 72 आवर। और अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो ये तमाम साइन एंड सिम्टम्स बढ़ती चली जाएंगी और उसके बाद फिर पेशेंट की डेथ हो जाएगी इन 48 to 72 आवर्स। और ये इतना डेंजरस इन्फेक्शन है कि अब तक तो इससे बचाव के लिए जब तक ये डायग्नोस होता है, कंफर्म होता है कि निगेलेरिया, जब तक वो ब्रेन तक पहुंच चुका होता है और उस वक्त तक फिर पेशेंट की डेथ वाकई हो जाती है। तो ये कह लीजिए कि डेथ इज़ एन इनएविटेबल विद दिस निगेलेरिया फाउलरी इन्फेक्शन, यानी इतना ज़्यादा इसकी सीरियसनेस है। एकेंथेमीबा की अगर हम बात करें तो एकेंथेमीबा कैस्टिलनी, एकेंथेमीबा कैल्बर्टसोनी एंड अदर पैथोजेनिक एकेंथेमीबा स्पीशीज can cause opportunist lung and skin infection in immunocompromised individual। तो ये जितने भी एकेंथेमीबा की स्पीशीज़ हैं, ये पैथोजेनिक जो हैं, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कॉज करती हैं। यानी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो इंडिविजुअल जो किसी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, तो उनमें ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं और ये इन्फेक्शन बॉडी के अंदर तक पहुंच जाते हैं और लंग, स्किन के अलावा लंग तक भी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। एमीबा स्प्रेड फ्रॉम सच लीजन्स टू द ब्रेन, और फिर ये लंग और फिर ब्रेन तक भी पहुंच जाते हैं, एंड दे कैन कॉज स्लोली प्रोग्रेसिव एंड यूजुअली फेटल एंसेफेलाइटिस। और फिर ये बढ़ बढ़ के प्रोग्रेस करता हुआ इतना ज़्यादा हो जाता है ब्रेन में कि ये फेटल एंसेफेलाइटिस यानी ब्रेन में इतना शदीद इन्फेक्शन कर देता है, सीवियर इन्फेक्शन कर देता है कि वो फेटल हो जाता है, वो इन्फेक्शन यानी जानलेवा साबित हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ सिस्ट्स एंड ट्रोफोजॉइड्स इन एल्वेओलाई और इन मल्टीपल नोड्यूल्स और अल्सरेशन ऑफ द स्किन कैरेक्टराइजेस एकेंथेमीबिक निमोनाइटिस और डर्मेटाइटिस। अच्छा, ये एल्वेओलाई हों जो कि लंग के में मौजूद होते हैं, लंग के जो है वो एयर सैक्स यानी कैविटीज़ होती हैं वो, या स्किन में नोड्यूल हो, मल्टीपल नोड्यूल्स स्किन में या अल्सरेशन हो स्किन पे, तो वहाँ पर इसके एकेंथेमीबा के सिस्ट या ट्रोफोजॉइड्स, उसकी लाइफ साइकिल के जो पार्ट हैं वो पाए जाते हैं। अगर ये इन्फेक्शन हो जाए वहाँ पे ये जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करने के बाद फिर ये अगर लंग में होंगे तो निमोनाइटिस कॉज करेंगे और स्किन पे होंगे तो डर्माटाइटिस यानी स्किन की इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, और इस तरह से ये इन्फेक्शन जो होगा वो स्प्रेड कर रहा होगा। एकेंथेमीबा केराटाइटिस यानी जो आई की हम बात कर रहे हैं, यानी जब ये आई पे कॉर्नियल इन्फेक्शन होता है, इज कैरेक्टराइज बाय पेनफुल कॉर्नियल अल्सरेशन, कॉर्निया की जो लेयर होती है उसमें अल्सरेशन हो जाती है, एंड दैट फेल टू रिस्पॉन्ड टू द यूजुअल एंटी इन्फेक्टिव ट्रीटमेंट, और आम तौर पे जो एंटी इन्फेक्टिव ट्रीटमेंट होते हैं उससे ये रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्योंकि लाजिम बात है ये प्रोटोजोन इन्फेक्शन है, और जो आई ड्रॉप्स ज़्यादातर आते हैं वो एंटी बैक्टीरियल यानी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो एंटी बैक्टीरियल होती हैं। तो डेफिनेटली ये बैक्टीरिया तो है नहीं, ये तो प्रोटोजोआ है, तो ये इसके जो एंटी बैक्टीरियल होने की वजह से ये इस पर इफ़ेक्टिव नहीं होते। इसके अलावा जो आई ड्रॉप्स आते हैं वो
एंटीवायरल भी कुछ हैं, जैसे ए साइक्लोविर के आई ड्रॉप्स आते हैं जो कि एंटीवायरल ड्रग है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि वो इस पर इफेक्टिव इसलिए नहीं हो गए क्योंकि ये प्रोटोजोआ है, पैरासाइट है और वायरस नहीं है। तो वायरस इस और या बैक्टीरिया ना होने की वजह से ये ड्रग्स जो होती हैं इस पर इफेक्टिव नहीं होती, लिहाजा इसी वजह से ये बता रहे हैं कि फेल टू रिस्पॉन्ड टू द यूजुअल एंटी इन्फेक्टिव ट्रीटमेंट इफ़ नॉट सक्सेसफुली ट्रीटेड, यानी अगर ये पता चल जाए और ये ट्रीटेड जो है वो टाइम पे नहीं किया गया, द डिजीज़ प्रोग्रेसेस टू कॉर्नियल परफोरेशन, यानी कॉर्निया में होल्स हो जाते हैं, यानी और ज़्यादा सीवियरिटी हो जाती है, ये ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है वहाँ से, एंड लॉस ऑफ आई, और आई की जो विजुअल लॉस होता है आई से, यानी जो आई साइट होती है उसका लॉस हो जाता है, और वेस्कुलराइज्ड स्कार्स होते हैं। लाजिम बात है जब वहाँ से ब्लीडिंग होगी तो वहाँ से पे जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगे उसमें स्कार्स यानी ज़ख़म हो जाएंगे ओवर थिन कॉर्निया, और फिर इसमें साथ ही उसके बाद क्या होगा, विथ इम्पेयरमेंट ऑफ विजन, यानी इम्पेयर्ड विजन, यानी जो नज़र होगी क़ुव्वत बसारत वो ख़त्म हो जाएगी और पेशेंट को नज़र आना बंद हो जाएगा। तो ये जो होगा वो इसकी सीवियरिटी इस तरह से वक़ूअ पज़ीर होगी। नाउ अब हम आते हैं होस्ट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। होस्ट का आखिर ये जो जितने भी इन्फेक्शन है इससे रिस्पॉन्स कैसा होगा। Mechanism to control parasitic protozoa are similar to those utilized for other infections, and they can be divided into non-specific mechanism and specific mechanisms involving the immune system. तो अब जो बॉडी का होस्ट इम्यून सिस्टम है उसको स्पेसिफिक कह रहे हैं और नॉन स्पेसिफिक कह रहे हैं। नॉन स्पेसिफिक जैसे स्किन हो गई, अब स्किन के ऊपर चाहे बैक्टीरिया आए, वायरस आए, कोई केमिकल आए, जो हर वो चीज़ जो बॉडी को हार्म पहुंचा सकती है, तो स्किन इज़ द फर्स्ट बैरियर जो उसको इस बॉडी में पेनिट्रेट करने से रोकती है। अब क्योंकि ये सबके लिए है इसलिए नॉन स्पेसिफिक कहलाती है, तो इस वजह से ये वहाँ पर किल कर रही होती है। स्पेसिफिक ये होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हो गया, कोई बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ, और स्पेसिफिकली उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी है और वो उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी उस एंटीबॉडी की ये है कि वो सिर्फ उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है जो कि उस वक्त बॉडी में एंटर हुआ है और जिसके अगेंस्ट वो सिंथेसाइज हुई हैं, तो वो उसी को किल करेंगी। अगर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर बॉडी में आ जाएगा तो वो उसको किल नहीं कर सकती क्योंकि वो उसके लिए स्पेसिफिक नहीं होंगी। तो इस तरह से ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये स्पेसिफिक होती हैं, तो ये स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम की एग्जाम्पल है, तो ये भी स्पेसिफिक मैकेनिज़्म भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो भी रिस्पॉन्स होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, तो डिफरेंट पैरासाइट्स एलिसिट डिफरेंट ह्यूमरल एंड और सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्सेज। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स होता है। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है उसमें एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती हैं जो कि बी लिम्फोसाइट से बनती हैं, और सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है उसमें टी हेल्पर सेल्स होते हैं जो कि इंटेलिजेंस का काम करते हैं, और उसके इंटेलिजेंस के बाद साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स यानी CD8 सेल्स होते हैं जो कि फिर डायरेक्टली आके साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी यानी उन बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ को आके किल करना शुरू कर देते हैं। इन मलेरिया एंड ट्रिप्नोसोमा इन्फेक्शन, यानी मलेरिया और ट्रिप्नोसोमा की बात करें तो एंटीबॉडी अपीयर टू प्ले ए मेजर रोल इन इम्यूनिटी, यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी का इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है कि सेलुलर इम्यूनिटी मलेरिया और ट्रिप्नोसोमा को किल नहीं करती, वो भी करती है, लेकिन ज़्यादा रोल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी का यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी का। इसी वजह से आगे वो कह रहे हैं कि ऑल्दो इट वुड सीम दैट फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म बोथ ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी आर रिक्वायर्ड फॉर किलिंग ऑफ पैरासाइट्स, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे हैं मलेरिया की डिफरेंट टाइप्स जो स्पीशीज़ हैं ट्रिप्नोसोमा की, जिसमें ह्यूमरल और सेलुलर इम्यूनिटी दोनों की ज़रूरत होती है, यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और साइटोटॉक्सिक टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों की ज़रूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू किल द पैरासाइट्स। अच्छा, जैसे मैंने बताया था सेल्यूलर इम्यूनिटी का, सेल्यूलर इम्यूनिटी इज़ बिलीव टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इन द किलिंग ऑफ लीशमैनिया एंड टॉक्सोप्लाज्मा। और जैसे हमने मलेरिया और ट्रिप्नोसोमा की बात की कि वहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यानी एंटीबॉडीज़ का, इसी तरीके से जो लीशमैनिया और टॉक्सोप्लाज्मा है उसमें सेल्यूलर इम्यूनिटी यानी टी लिम्फोसाइट्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और ज़्यादा मेजर वर्क वही करती हैं। अच्छा, साइटोकाइंस आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ बोथ इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड ऑल्सो द पैथोलॉजी ऑफ मैनी पैरासाइटिक डिजीजेस। पैरासाइट जब बॉडी में जाएगा तो वो
जब इन्फ्लेमेशन होगी या इन्फ्लेमेशन कॉज करने के लिए साइटोकाइंस को रिलीज़ होना चाहिए वहाँ से। तो साइटोकाइंस जब रिलीज़ होंगे तो फिर उससे ये होगा कि लोकेशन पता चलेगी कि बॉडी के किस साइड पे पैरासाइट है, तो वहाँ पर एंटीबॉडी या टी सेल माइग्रेट करते हुए आएंगे और आके फिर उनको वहाँ पर किल करेंगे। अच्छा, इसमें हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, यानी जो टी लिम्फोसाइट सेलुलर इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। दे प्ले मेजर रोल इन इंडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द रिस्पॉन्स। जैसे हेल्पर टी सेल्स का बताया था मैंने कि ये बॉडी की यानी इम्यूनिटी को इस तरह से करते हैं कि ये बॉडी की इंटेलिजेंस यानी मुखबिरी का काम करते हैं कि यहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके छुपा हुआ है और वो जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है और पैथोलॉजी कॉज कर रहा है और बॉडी को के सेल्स को हार्म पहुँचा रहा है। The various subsets of these produce different profiles of cytokines। मुख्तलिफ तरह के साइटोकाइंस जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं वहाँ से रिलीज़ होते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन होता है। द एग्जाम्पल आर TH1 सबसेट यानी टी हेल्पर 1 सेल्स, दे प्रोड्यूस गैमा इंटरफेरॉन जी जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, एंड इंटरल्यूकिन 2 दे बोथ आर इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी ये साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स को माइग्रेट करेंगे वहाँ पर कि वहाँ उस जगह पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, तो उसको आके टी सेल जो है आके किल करें। इन कंट्रास्ट द TH2 सेल्स यानी टी हेल्पर 2 सेल्स, दे प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 6 एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये जो होंगे वो दरअसल बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेंगे, यानी ये TH2 सेल्स इंटरल्यूकिन 4 और 6 के ज़रिए इन्फ्लेमेशन को कॉज करके और इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे बी लिम्फोसाइट्स को कि ये वाला पैरासाइट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस जगह बॉडी में छुपा हुआ है और इसके लिए एंटीबॉडी भेजो, ताकि एंटीबॉडी आके इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रलाइज कर दे, चाहे वो पैरासाइट हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंजाई हो। द इंडक्शन ऑफ द करेक्ट टी सेल रिस्पॉन्स इज़ की टू द रिकवरी। अगर ये प्रोसेस टी सेल का करेक्टली हो जाएगा तो इससे फिर इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा, यानी पेशेंट रिकवर हो जाएगा उस इन्फेक्शन से। अच्छा, इम्यूनोपैथोलॉजी और इम्यून पैथोलॉजी क्या है? ठीक है ना, यानी इम्यून रिस्पॉन्स से पैथोलॉजी होना। द प्रोटोजोआ कैन एलिसिट ह्यूमरल रिस्पॉन्सेज, जिसमें एंटीबॉडी बनेगी, इन विच एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म। अच्छा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसकी अपनी प्रोटीन होगी, उस प्रोटीन को हम कह रहे हैं एंटीजन। तो ये क्योंकि ये एंटीबॉडी आके उस प्रोटोजोआ या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ आके बाइंड होगी, अटैच होगी इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो इसको हम कह रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो दीज कैन ट्रिगर कोगुलेशन एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जिसके नतीजे में कोगुलेशन होगी ब्लड की और बॉडी का कॉम्प्लीमेंट इम्यून सिस्टम वर्क करेगा। यानी इसमें भी कॉम्प्लीमेंट इम्यून सिस्टम में भी क्या होगा कि बॉडी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ करेगा, यानी डिफरेंट टाइप के साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे। अच्छा, अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है ब्लड में आने के बाद, यानी अगर ये एंटीबॉडी एंटीजन को, यानी एंटीजन का मतलब ये है कि उस प्रोटोजोआ को, पैरासाइट को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाइंड करते हुए सर्कुलेट करेगी ब्लड में या सीरम में, और अगर वो सर्कुलेट करते हुए वैन डिपॉजिटेड इन द किडनीज, किडनी तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे पहुँच के ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। उस इन्फ्लेमेशन के नतीजे में क्या होगा, सच कंडीशन में लीड टू ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, यानी किडनी में जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन और नेफ्रॉन है उसमें इन्फ्लेमेशन करेगी, तो उस वजह से वहाँ पे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होगा। इसके अलावा अगर स्किन में जाएगी और या और कहीं जाएगी इन अदर टिश्यू, दीज कॉम्प्लेक्सेस कैन ऑल्सो इंड्यूस लोकलाइज हाइपर सेंसिटिविटीज़। हाइपर सेंसिटिविटीज़ का मतलब है एलर्जिक रिएक्शन, यानी एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। It is thought that this type of immediate hypersensitivity is responsible for various clinical syndromes। और इस hypersensitivity यानी एलर्जिक रिएक्शन के नतीजे में मुख्तलिफ बॉडी में सिंड्रोम्स यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगी, जिसमें ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ब्लड हाइपर विस्कोसिटी, एडिमा यानी बॉडी में वाटर एक्यूमुलेट होगा, एंड हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर लो होगा। अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी पैथोलॉजी इज ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या है? ऑटो इम्यूनिटी में क्या होगा कि बॉडी की जो अपनी एंटीबॉडीज़ बनी थी, दरअसल बनी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में एंटर हुआ था उसके अगेंस्ट थी, लेकिन अब ये एंटीबॉडी जो है बॉडी के अपने टिश्यूज़ को ही किल करना शुरू कर देंगी। यानी बॉडी अपने के जो बॉडी के अपने ओन सेल्स थे, बॉडी के अपने जो टिश्यूज़ थे उनको किल करना शुरू कर देंगे। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये क्यों हुआ? ये हुआ इसलिए
कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हुआ था उसकी जो प्रोटीन की जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस थी, इत्तेफाक से वो बॉडी के जो सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं उसके अमाइनो एसिड की सीक्वेंस से मैच कर गए। अब क्योंकि एंटीबॉडी तो बनी थी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंटीजन के अगेंस्ट, यानी उसकी प्रोटीन के अगेंस्ट, लेकिन क्योंकि बॉडी के सेल्स या टिश्यूज़ की अमाइनो एसिड की सीक्वेंस उससे मैच कर गई है, तो वो एंटीबॉडी ये समझ रही है बॉडी के अपने टिश्यूज़ को कि ये भी वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी में एंटर हुआ है, और वो फिर उसको भी किल करना या न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगी। अगर ये सिचुएशन आ जाएगी कि बॉडी के अपने सेल्स इस तरह से अपनी ही बनाई हुई एंटीबॉडी से किल होना या न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएंगे, तो वो ऑटो इम्यून डिजीज़ कहलाती है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज मौजूद हैं। तो इस तरह से ये होगा। तो ऑटो एंटीबॉडीज़ टू ए नंबर ऑफ डिफरेंट होस्ट एंटीजन, यानी जो होस्ट एंटीजन है, होस्ट प्रोटीन है, उसी के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ काम करना शुरू कर देंगी। ऑटो यानी बॉडी की अपनी एंटीबॉडीज़, लाइक रेड ब्लड सेल्स के अगेंस्ट, लेमिनिन के प्रोटीन्स के अगेंस्ट, कोलाजन के अगेंस्ट, बॉडी के अपने डीएनए के अगेंस्ट, और इस तरह से ये ऑटो इम्यून डिजीज़ इस वजह से हो जाएगी। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इन्फेक्शन के बाद कोई इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद वो इन्फेक्शन ठीक होते होते ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो गई, और उसकी वजह यही हुई कि वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हुआ था उसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडी बनी, तो फिर वो एंटीबॉडीज़ ने बॉडी की अपनी प्रोटीन्स को भी किल करना शुरू कर दिया, क्योंकि इत्तेफाक से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हुआ था उसकी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बॉडी के अपने टिश्यूज़ की अमाइनो एसिड की सीक्वेंस से मैच करती थी। तो फिर एंटीबॉडी यही समझ रही है अपने टिश्यू को भी कि ये भी वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इस वजह से वो उसको भी किल कर रही है। These autoantibodies may play a role in the pathology of parasitic diseases by exerting a direct cytotoxic effect on the host cells, जिसकी वजह से पैरासाइट तो ठीक है किल हो ही रहा है, लेकिन बॉडी के अपने होस्ट सेल भी उस पर भी साइटोटॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है। ऑटो एंटीबॉडीज़ दैट कोड द रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस हेमोलाइटिक एनीमिया, तो ऑटो एंटीबॉडीज़ जो होंगी रेड ब्लड सेल्स को जब रप्चर करेंगी यानी उसको न्यूट्रलाइज करेंगी, तो लाजिमात है आरबीसी कम होंगे तो एनीमिया होगा, यानी हेमोलाइटिक एनीमिया, क्योंकि आरबीसी रप्चर होगा। दे में ऑल्सो कॉज डैमेज थ्रू ए बिल्डअप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, यानी आरबीसी प्लस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना और फिर वो आरबीसी किल हो गया, और उस तरह से जो है फिर आरबीसी रप्चर हो गया, हेमोलिसिस हो गया, और फिर पेशेंट को एनीमिया होना शुरू हो गया। इसके अलावा है इम्यून इवेजन। पैरासाइट एग्जिबिट ए नंबर ऑफ मैकेनिज्म दैट अलाउ देम टू इवेड होस्ट इम्यून सिस्टम, यानी अक्सर ये इम्यून सिस्टम को धोखा दे के बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है, इवेट कर जाता है। टू सच मैकेनिज्म्स आर डिस्प्लेड बाय ट्रिप्नोसोम्स विच आर एबल टू एग्जिबिट बोथ एंटीजेनिक मास्किंग एंड एंटीजेनिक वेरिएशन। और वो दो मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिप्नोसोमास में ख़ास तौर से, कि एक तो वो क्या करता है कि अपनी सरफेस पे यानी जहाँ पे इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज़ कर देता है कि उसकी प्रोटीन जो है वो आइडेंटिफाई ना हो और मास्क हो जाए, तो फिर बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई नहीं करता, तो इस तरह से वो इम्यून सिस्टम को धोखा दे के बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है। या फिर क्या करता है एंटीजेनिक वेरिएशन, यानी जब अगर उसकी एंटीजेनिक कैरेक्टर को बॉडी ने आइडेंटिफाई कर लिया, यानी बॉडी ने आइडेंटिफाई कर लिया का मतलब हुआ कि इम्यून सिस्टम ने आइडेंटिफाई कर लिया और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ली, अब वो एंटीबॉडीज़ आके उसको किल करना शुरू कर देंगी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। लेकिन उसने क्या किया कि अपनी जीन म्यूटेशन के ज़रिए अपनी उस एंटीजन की कैरेक्टरिस्टिक को यानी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से वो जो एंटीबॉडी बनी थी जो पिछली एंटीजेनिक कैरेक्टर थी, अब वो इस चेंज होने के बाद एंटीजेनिक वेरिएशन चेंज होने के बाद अब वो एंटीबॉडीज़ पर इसके अगेंस्ट काम नहीं कर पा रही, क्योंकि इसकी जो प्रोटीनिक कैरेक्टर है यानी एंटीजेनिक कैरेक्टर जो है वो उसमें वेरिएशन हो गया है, क्योंकि उसने उस चीज़ को चेंज कर लिया है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो फिर वो इस तरह से भी जो है वो जो इम्यून सिस्टम को जो है वो धोखा दे के और फिर वो बॉडी में ग्रो कर सकता है। मास्किंग मीन्स द पैरासाइट बिकम कोटेड, जैसे मैंने बताया था कि वो अपनी सरफेस पे कोट कर देता है विद होस्ट कंपोनेंट्स, यानी ऐसे कंपोनेंट्स रिलीज़ कर देता है अपनी सरफेस पे जो कि होस्ट सेल के कंपोनेंट से मैच करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है ये नॉट रिकग्नाइज एज फॉरेन सब्सटेंस, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन नहीं समझता, वो समझता है कि जैसे होस्ट सेल के ऊपर जो केमिकल डिपॉजिट हैं तो ये पैरासाइट के ऊपर भी वैसे ही केमिकल डिपॉजिट है, तो वो यही समझता है कि ये भी होस्ट सेल है, तो फिर इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। जबकि एंटीजेनिक वेरिएशन में क्या होता है, एंटीजेनिक वेरिएशन रिजल्ट्स इन surface antigen being changed
यानी उसकी सरफेस पे जो एंटीजन होता है वो चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सो अगेन द इम्यून रिस्पॉन्स इज एवेडेड, क्योंकि जब उसकी सरफेस पे जो एंटीजेनिक कैरेक्टर चेंज हो जाएगी तो पिछली एंटीबॉडीज़ जो वहाँ पे बनी थी वो अब उस चेंज की वजह से उसके अगेंस्ट काम नहीं कर पा रही, तो इम्यून सिस्टम फिर एवेड हो गया यानी धोखा खा गया। इसके अलावा पैरासाइट्स कैन ऑल्सो सप्रेस द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आइदर बाय द पैरासाइट स्पेसिफिकली और टू द फॉरेन एंटीजन इन जनरल, यानी डायरेक्ट इम्यून सिस्टम के इम्यून सेल्स पे जाके ये अटैक करते हैं, यानी कुछ पैरासाइट्स और पैरासाइट्स की इम्यून सेल्स को ही डीएक्टिवेट करते हैं तो कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो उनको फॉरेन एंटीजन कंसिडर नहीं कर पाते और इस तरह से जो है फिर वो इम्यून सिस्टम को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं और फिर इन्फेक्शन को कंटिन्यू रखते हैं और अपनी जर्मिनेशन जारी रखते हैं और इन्फेक्शन कंटिन्यू रहता है। इसके बाद है कंट्रोल ऑफ प्रोटोजोन, पैरासाइट्स एंड कीमोथेरेपी एंड हाउ वी कैन मैनेज these प्रोटोजोन इन्फेक्शन, बट दैट वी विल डिस्कस in the next lecture. Thank you very much.